डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो क्लास 12th के भी बच्चे जो कि अर्थशास्त्र लिए हुए हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज इस समय, वहाँ से देखिएगा पूरे के पूरे जब जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, अगर आप पूरी की पूरी अर्थशास्त्र की बहुविकल्पों की सीरीज तैयार कर लेते हैं वहाँ से आपको पूरे के पूरे बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे। मैंने कम से कम 8 या 10 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को बनाए रखा है। आप जाइए अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट को जब खोलेंगे प्लेलिस्ट को तो वहाँ पर आपको वो सभी जो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर देखिए और उन पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को तैयार कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस सीरीज को, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया और सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए, दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया, ऑप्शन नंबर अ है वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर ब है सीमित, ऑप्शन नंबर श है शून्य निश्चित के तौर पर होता है, ऑप्शन नंबर द जो है शून्य। तो देखिए दुर्लभ संसाधनों के जो प्रयोग होते हैं वो वैकल्पिक रूप में होते हैं। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जिन संसाधनों का आपको आसानी से नहीं अवेलेबल होंगे तो उनको आप विकल्प के रूप में रखते हैं, या तो मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग उनको यूज़ करते हैं। तो दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग कब होते हैं? वैकल्पिक के रूप में होते हैं। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, सामान्यतः एक अधिमान या तटस्थता वक्र क्या होता है? प्रश्न को एक बार फिर सुनिए, सामान्यतः एक अनधिमान या जिसे हम लोग तटस्थता वक्र भी कहते हैं वो किस प्रकार होता है? दिया गया जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है बाएं से दाएं ऊपर को उठाता है, बी जो है वाई अक्ष के समांतर होता है, स जो ऑप्शन दिया गया है मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है, और ऑप्शन नंबर द जो है मूल बिंदु के प्रति अवतल होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की ओर। तीसरा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगम प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, आगम प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? ऑप्शन अ जो दिया गया है लाभ, ऑप्शन ब जो दिया गया है लागत, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें आगम, ऑप्शन नंबर जो द है वो उत्पादन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है आगम प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय जो होता है वो लागत कहलाता है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, लागत। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन को करना चाहते हैं अच्छे से क्लियर, तो आप सभी लोगों को रहना पड़ेगा डीजे सर चैनल के नियर। इसी संकल्पना के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अल्पकाल में निर्गत में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है औसत परिवर्तनशील लागत, ब जो दिया गया है औसत स्थित लागत, ऑप्शन नंबर स है औसत लागत, ऑप्शन नंबर द है सीमांत लागत। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर अ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पांचवें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर अ जो दिया गया है क्रेताओं की अधिक संख्या, ब जो है समरूप वस्तु, स जो हो जाएगा कीमत विभेद, और ऑप्शन नंबर द जो है विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण इनमें से जो नहीं होगा कीमत विभेद। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है? प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है टेलीविजन सेट, ब जो है स्टील की चादर, ऑप्शन नंबर स है चाय पत्ती, ऑप्शन नंबर द है उपकरण।
तो देखिए यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाने वाला जो वस्तु हो जाएगा उपकरण हो जाएगा। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन अ जो दिया गया है NNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA माइनस डेप्रेसिएशन। ब जो ऑप्शन दिया गया है NNP इज इक्वल टू GDP माइनस NFIA माइनस डिप्रिसिएशन। स जो ऑप्शन हो जाएगा NNP इज इक्वल टू GDP माइनस NFIA प्लस डिप्रिसिएशन। द जो ऑप्शन दिया गया है NNP इज इक्वल टू GDP माइनस NFIA प्लस डेप्रेसिएशन। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी अगर अर्थशास्त्र में आप देखते हैं, अगर NNP को अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो GDP और NFIA का जो सम होगा उसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोग की जो वैल्यू एक्यूरेट निकल कर आती है वो NNP कहलाती है, उसी को हम लोग NNP होता है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है NNP की, GDP की, NFIA की और डिप्रिसिएशन की। तो इन सभी लोगों को अगर आपको विस्तृत जानना है तो आपको अर्थशास्त्र का प्लेलिस्ट जरूर खोलना होगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है बहुविकल्पी की, तो प्रश्नों की सीरीज में मैं ऑप्शनल के रूप में आपसे बात करते हुए आगे निकल जाऊंगा। यदि पूरा डिटेल में इसको आपको जाना है तो आपको अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट में जरूर जाना होगा। तो यहाँ पर जो सातवां दिया गया था प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है स्वतंत्र उपभोग, ऑप्शन नंबर ब है औसत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर स है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर द है अप्रत्याशित उपभोग। तो देखिए आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वही आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि कहलाती है। तो इसे हम लोग जो बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नौवें प्रश्न की ओर। नौवां हम लोग का प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था, ये किसने कहा या यह कथन किसका है? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है J.M. किन्स्क द्वारा, ब जो है पीगू द्वारा, स जो है बालरस द्वारा, द जो है परेटो द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। J.M. किन्स्क के द्वारा यह कथन कहा गया है। आइए प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर और आज के सेशन का हम लोग का यह अंतिम प्रश्न भी रहेगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट है उनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपकी तैयारी और मजबूत मिलेगी और आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसलिए उन प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए। 10वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसमें प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर अ है एडम स्मिथ, ब जो है मार्शल हो जाएगा, स जो दिया गया इसमें ऑप्शन है J.B. शे, और डी जो ऑप्शन दिया गया है जो ऑप्शन नंबर द जिसे हम लोग किन्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अ जो है एडम स्मिथ, ब जो है मार्शल, स जो है J.B. से और द जो होगा किन्स। तो प्रभावी मांग की जो संकल्पना दी गई थी वो किन्स जी के द्वारा दी गई थी। 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के 10 बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमें देते रहें। और जो मैंने आप लोगों के लिए एक पहल लाया हुआ है ग्रुप का, व्हाट्सएप नंबर का, तो उस नंबर को आप जरूर सेव करें 950 690 285। फिर से एक बार सुन लीजिए 950 690 285। यदि आप इस नंबर जुड़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और मेरा उद्देश्य ये है, जो मैंने उद्देश्य बनाया हुआ है अब की बार बोर्ड परिवार, उससे सार्थक सिद्ध करने में आप सभी लोगों को मदद जरूर करनी होगी। मदद के रूप में क्या करना है, जो हम लोग देखिए चाहते हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर बने वो कहीं ना कहीं से अपने विद्यार्थी निकल कर आएँ, ये एक गजब की प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। तो उसके साथ ही साथ देखिए क्या होगा, एक उन बच्चों को जिनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन तक इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, और शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। किसी को यदि आप अच्छी चीज़ें भेजते हैं तो वो भी आपको अच्छी चीज़ें भेजता है, तो ऐसे आपकी तैयारी भी और बेहतर होगी और अपने आप को एक आप उचित मंजिल दे सकेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल से नियमित रूप से
जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक इंटरनल कॉन्फिडेंस मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।